दिल्ली के शाहीन बाग में एक बार फिर हंगामा शुरू हो गया है, जिसकी वजह से वहां भारी सुरक्षा बल तैनात करना पड़ा है। दरअसल आज यानी कि सोमवार को यहां अतिक्रमण हटाने के लिए एमसीडी की टीम पहुंची थी, लेकिन एमसीडी के बुलडोजर वहां पहुंचते ही हंगामा खड़ा हो गया। लोगों ने जोरदार विरोध किया और बुलडोजर के सामने ही लेट गए। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, हालांकि हंगामा जारी है। किसी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किया गया है। जी हाँ, यहाँ सुबह से अतिक्रमण को हटाने की मुहिम को लेकर असमंजस था, लेकिन पर्याप्त पुलिस बल मिलने के बाद प्रशासन शाहीन बाग पहुंच गया। दोपहर में भारी हंगामे के बीच अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। इस वजह से शाहीन बाग, कालिंदी कुंज, जैतपुर, सरिता विहार और मथुरा रोड समेत अन्य स्थानों पर यातायात जाम हो गया। यातायात पुलिस ने स्थानीय पुलिस की मदद की ताकि यात्रियों को कोई परेशानी न हो और कई स्थानों पर यातायात का मार्ग बदला भी गया। तो वहीं हिमाचल प्रदेश विधानसभा भवन में खालिस्तानी झंडे लगाने के मामले में अब पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जी हां, हिमाचल पुलिस ने इस मामले में सिख फॉर जस्टिस के जनरल काउंसिल गुरवंत सिंह पन्नू को मुख्य आरोपी बनाया है। इसके साथ ही एफआईआर भी दर्ज की गई है, जिसमें यूएपीए समेत कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा आरोपियों को पकड़ने के लिए इंटरस्टेट बॉर्डरों को सील कर दिया गया है। इसके लिए हर जिले के पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही तमाम ऐसी जगहों पर छापेमारी की जा रही है जहां खालिस्तानी समर्थकों के छिपने की संभावना हो। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस कार्य समिति बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पार्टी के भविष्य की रणनीति की रूपरेखा तैयार की गई। कांग्रेस ने मीटिंग में राजनीतिक मामलों की समिति, सार्वजनिक अंतर्दृष्टि समिति और सार्वजनिक नीति पर समिति बनाने की जरूरत पर जोर दिया। पार्टी द्वारा चिंतन शिविर के लिए गठित पैनल से प्राप्त ड्राफ्ट पॉइंट में एक परिवार एक टिकट पॉलिसी अपनाने का भी सुझाव दिया गया। कांग्रेस के उदयपुर में आयोजित होने वाले आगामी मंथन सत्र में आर्थिक मुद्दों और गठबंधनों पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना है। तो वहीं मिली जानकारी के अनुसार चिंतन शिविर में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य, सांसद, प्रदेश प्रभारी, महासचिव और प्रदेश अध्यक्ष समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। आपको बता दें कि पार्टी ने पहले अलग अलग समितियों का गठन किया था, जो इस सेशन के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बैठकें कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अंबाला में सबसे आधुनिक कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान हरियाणा के सीएम मनोहर लाल व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। नड्डा ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पीजीआई चंडीगढ़ के बाद उत्तर भारत में ये दूसरा सबसे आधुनिक कैंसर केयर सेंटर बना है, जहां सर्जरी, मेडिसिन और रेडिएशन से उपचार होगा। केंद्र सरकार पॉपुलेशन बेस्ड सर्वे कर रही है, जिसके तहत 30 वर्ष की उम्र के लोगों की कैंसर और हृदय संबंधी जांच की जाएगी, ताकि बीमारी पकड़ में आने पर तुरंत कंट्रोल किया जा सके। वे अंबाला कैंट के नागरिक अस्पताल में करीब 72 करोड़ रुपए की लागत से बनाए अटल कैंसर केयर सेंटर के उद्घाटन पर बोल रहे थे। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हरियाणा प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री अनिल विज जी, हमारे प्रदेश के जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष सम्माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारे सामाजिक न्याय और पर्यावरण के मंत्री ओपी यादव जी, हमारे कमलेश ढांडा जी, श्रीमती कमलेश ढांडा जी, महिला और बाल विकास मंत्री हरियाणा, हमारे जेपी दलाल जी, कृषि मंत्री, हमारे संदीप सिंह जी जो खेल और युवा के मंत्री हैं, और हमारे कंवरपाल जी शिक्षा मंत्री, हमारे यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय सांसद, पूर्व में मंत्री और मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री रतनलाल कटारिया जी, हमारे सांसद कुरुक्षेत्र के नायब सैनी जी, श्री डीपी वत्स जी, हमारे सांसद राज्यसभा में मेरे साथी,
श्री असीम गोयल जी विधायक अंबाला, श्री रविंद्र राजू जी संगठन मंत्री और श्री राजेश बटोरा जी जिला के अध्यक्ष, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे अंबाला नगरी में अटल कैंसर केयर सेंटर का श्री गणेश करने का सौभाग्य मिला। अनिल विज जी का बहुत दिनों से आग्रह था कि मैं इस कार्यक्रम में आऊं। मैंने इनसे निवेदन भी किया कि मैं आजकल पार्टी की जिम्मेवारी में हूं, सरकार में नहीं हूं। इनका कहना था कि नहीं, आपका आना आवश्यक है, क्योंकि इस अटल कैंसर सेंटर के शुरुआती दौर का कार्य ये आपके ही द्वारा हुआ था, तो इसका पूर्ण भी होना आपके द्वारा होना चाहिए, तो आप जरूर आएं। ऐसे अनिल विज जी को मैं धन्यवाद भी देता हूं, और हम सब जानते हैं इनके व्यक्तित्व में दृढ़ता होती है, वह दृढ़ता हर मामले में दिखती है। तो उसी दृढ़ता के आगे मैं भी इनके निवेदन को स्वीकार किया और मैं यहां आया। आप सब लोगों ने जो गर्मजोशी से स्वागत किया है, इसके लिए आपका मैं हार्दिक धन्यवादी हूं। मित्रों, अभी हमारे खट्टर जी ने और अनिल विज जी ने आपको डिटेल में बताया कि ये जो कैंसर टर्शरी केयर सेंटर है, ये लगभग 72 करोड़ की लागत से बना है। ये 72 करोड़ तो स्पेसिफाइड है, लेकिन इससे ज़्यादा इसमें लागत लगी है और यह आज आपको समर्पित हुआ है। यह भी बताया गया कि इसमें मॉड्यूलर ओटीज होंगे, ऑपरेशन थिएटर होगा। ये मोस्ट सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ये लैस है, और जो यहाँ पर जो मशीनें लगाई गई हैं वह लगभग ये कहा जा सकता है कि पीजीआई चंडीगढ़ के बाद उत्तर भारत में यह मशीन मोस्ट मॉडर्न मशीन यहाँ लगाई गई है, यह हम आपको बता सकते हैं। और इसका लाभ उत्तराखंड को भी होगा, हरियाणा तो होगा ही, पंजाब को भी होगा। इसका फ़ायदा चंडीगढ़ के लोग भी लेंगे और उत्तर प्रदेश के भी लोग ले सकेंगे, ऐसी स्थिति रहेगी। इसमें मेडिकल ऑन्कोलॉजी भी है, यानी मेडिकली ट्रीट करने का भी व्यवस्था है, सर्जिकल भी है, और रेडिएशन के माध्यम से भी यह कैंसर सेंटर जो है वो, वैसे भगवान किसी को ये बीमारी ना लगाए, लेकिन अगर किसी को होती है तो उसको तीनों तरीके से इलाज किया जा सकता है, सर्जरी से भी, मेडिसिन से भी और उसको रेडिएशन के माध्यम भी, तीनों माध्यम से, यानी कैंसर का इलाज संपूर्ण होने की व्यवस्था यहां पर है। और आज इसका श्री गणेश हुआ है, इसके लिए मैं आपको भी अनिल विज जी को बधाई देता हूं और हमारे मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं, जिनके सकल सहयोग से, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन से ये पूरा हो पाया है, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। मित्रों, आपको जानकर के खुशी होगी कि हरियाणा के तरफ भारत सरकार का विशेष आग्रह भी रहा है और विशेष तरीके से देखने का नज़रिया भी रहा है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि देश का सबसे बड़ा कैंसर सेंटर वह भी हरियाणा में स्थापित हुआ है, झज्जर स्थान पर। और मुझे याद है कि मैं जब स्वास्थ्य मंत्री था तो उसका श्री गणेश, उसका शिलान्यास किया था। लगभग 2035 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ यह 710 बिस्तरों का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है, तो वह भी हरियाणा में चल रहा है और उसको बनाया गया है। उसी तरीके से अभी भारत सरकार ने बहुत सी स्कीम्स ली हैं। एक स्कीम है जिसमें हम पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग कर रहे हैं और 30 साल की उम्र में ये जो नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ
कैंसर और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज है। इस प्रोग्राम के तहत 30 साल की उम्र में अर्ली डिटेक्शन के लिए हम प्रावधान कर रहे हैं, ताकि किसी को कैंसर किसी का 3rd स्टेज और 4th स्टेज में ना पकड़ाए, शुरू में ही पता चल जाए और उसका इलाज शुरू हो सके। इस बात को हम लोगों ने करने का प्रयास किया है। और मुझे खुशी है कि मनोहर जी ने अभी भी घोषणाएं की कि हम कैंसर के इलाज के लिए और कैंसर पीड़ित व्यक्ति के लिए 2,500 रुपये उसको महीने का देंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने जो ट्रैवलिंग फ्री की है कैंसर के पेशेंट्स की, ये बहुत बड़ी मदद है जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की बात करूं, क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम हुए हैं, जो ये मैंने कहा कि 30 साल की उम्र में हम सबका चेकअप कराएंगे, कैंसर है कि नहीं है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है कि नहीं है, तो इसके लिए हेल्थ और वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं। 1.5 लाख देश में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बन रहे हैं। 2018 में बीजापुर छत्तीसगढ़ में इसका प्रारंभ किया था और आज मुझे खुशी होती है ये बताते हुए कि 1,18,000 वेलनेस सेंटर बन चुके हैं और वह कार्यरत हुए हैं। और हरियाणा में भी 1147 हेल्थ और वेलनेस सेंटर यह बन करके तैयार हुए हैं और उसके माध्यम से आपकी स्क्रीनिंग की व्यवस्था करने की व्यवस्था की गई है। उसमें ओरल यानी मुंह से जुड़े हुए विषय, आंख, नाक, इन सब की भी स्क्रीनिंग होगी, ताकि आपको कोई इस तरीके का कैंसर भी होता है तो वह भी पता चले, और किस्म की बीमारी होती है तो वह भी पता चले। उसकी कोशिश यहाँ पर चल रही है। अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री और हमारे साथी अनिल विज जी ने बताया कि हमने ऑक्सीजन के लिए रिकॉर्ड टाइम में काम किया है। आज हरियाणा ऑक्सीजन में, और हरियाणा ही नहीं देश ऑक्सीजन के दृष्टि से सेल्फ सफिशिएंट हो गया है। और आपको जानकर के खुशी होगी कि मोदी जी के नेतृत्व में 112 दिन में 2,500 PSA प्लांट्स लगे हैं, यह भी हमको याद रखना चाहिए। और जिसमें से प्रधानमंत्री केयर यूनिट के तहत लगभग 1183 PSA प्लांट्स लगे हैं। और आज भारत में 3,324 टन ऑक्सीजन यह निर्मित हो रहा है, ताकि कोई भी पेशेंट ऑक्सीजन के बगैर कोई दिक्कत ना आए, ऑक्सीजन उसको मिले, इसकी व्यवस्था की गई है। और कितने दिनों में की गई है? 112 दिन में। यह भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, मैं यहाँ पर आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, लोगों को इसकी जानकारी नहीं होगी। एक स्वास्थ्य के दृष्टि से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, उसका नाम है अमृत। अफोर्डेबल, ए फॉर अफोर्डेबल, एम फॉर मेडिकल, आर फॉर री इम्प्लांटमेंट, और उसके साथ साथ हमारे रिलायबल इम्प्लांटमेंट ट्रीटमेंट अमृत। इसके तहत एक योजना चल रही है, जिस योजना के तहत चाहे वो अप्लायंस खरीदना हो, चाहे वो कोई बाहर से कोई इम्प्लांट लगना हो शरीर में, या फिर दवाई हो, यह कम से कम 50% कम दाम पर देने की व्यवस्था भारत सरकार ने की है। और यह लगभग, आपको जानकर के खुशी होगी कि इसमें लगभग 225 ऐसे सेंटर्स हैं और हरियाणा में भी 5 सेंटर हैं। और यह कार्यक्रम 2015 से शुरू हुआ है और इसमें अभी तक 2,93,00,000 पेशेंट ने लाभ उठा लिया है, यानी लगभग 3 करोड़ पेशेंट ने लाभ उठाया है। और 4,512 करोड़ रुपए की दवाई उन्होंने 2,324 करोड़ रुपए में खरीदी है। इतना फर्क पड़ा है, यानी लगभग 2,000 से ज्यादा करोड़ रुपए की दवाई लोगों को बचत हुई है, खर्च कर नहीं हुआ है उनका। यह भी हमको याद रखना चाहिए। यह आंकड़े मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि एक देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है और उस परिवर्तन से अपने आप को जोड़ा है। आप देखिए, जब तक अटल जी की सरकार नहीं आई तब तक एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज होता था देश में, एक। जब अटल जी की सरकार आई
तो 6 मेडिकल कॉलेज बने, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। एक पटना में बना, एक भुवनेश्वर में बना, एक भोपाल में बना, एक रायपुर में बना, एक ऋषिकेश में बना, एक जोधपुर में बना। और उसके बाद फिर सन्नाटा छा गया, कोई एम्स नहीं बना। पूरे 10 साल यूपीए की सरकार रही। लेकिन जब मोदी जी की सरकार आई तो फिर से 16 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बन रहे हैं और बने हैं। इस बात को भी हमको याद रखना चाहिए। और आपको जान करके खुशी होगी कि एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हमने हरियाणा को भी मंजूर किया है। और मनेठी में इसकी जमीन मिलने की बात है, वो जमीन मिल रही है और जमीन दे दी गई है। बहुत जल्द प्रधानमंत्री जी आकर के उसका शिलान्यास करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। ये हमको हरियाणा को मिलने वाला है। इस तरीके से मित्रों, बहुत से कार्यक्रम हम लोगों ने उठाए हैं, जिन कार्यक्रमों के माध्यम से हम चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं और उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, अभी चर्चा हुई, भाई जरा बैठ जाएंगे। अभी चर्चा हुई, मैं बैठा बैठा सुन रहा था। पहले मैंने अनिल विज जी को सुना, बाद में मैंने हमारे मुख्यमंत्री सम्माननीय मनोहर लाल खट्टर जी को सुना। आपने एक विषय ध्यान में आपके आया होगा कि दोनों ही नेताओं ने आपके सामने छाती ठोककर अपना रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखा है। आप किसी और पार्टी के नेता से यह आशा कर सकते हो क्या? कभी आपको किसी और ने रिपोर्ट कार्ड दिखाया क्या? कभी कोई ये आकर के बताता है कि मैंने ये किया है, जो कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो करेंगे। ये हमारी ताकत है, हमारी। ये मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की बदलाव और संस्कृति का परिचायक है। भारत की राजनीति बदल गई है। आप पहले के भाषण उठा के किसी नेता का सुनिए, ये इलाका ऐसा है, वो इलाका ऐसा है, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, भाई भतीजा नाम के नाम पर, परिवार के नाम पर। क्या इसी नाम पर राजनीति करते थे कि नहीं करते थे? करते थे कि नहीं करते थे? कोई नेता यहां आता था तो भाषण में कहीं ना कहीं जाति का उल्लेख जरूर करता था। कोई नेता आता था तो वह संप्रदाय का उल्लेख जरूर करता था। लेकिन आज हमारी संस्कृति मोदी जी के नेतृत्व में बदली है और देश की बदली है। अब नेता आता है तो रिपोर्ट कार्ड रखता है, और कोई दूसरी पार्टी का नेता आता है तो उसको भी यह कहना पड़ता है कि हम भी प्रयास करेंगे। अभी तक प्रयास नहीं हुआ था, 70 साल बीत गए, कोई प्रयास नहीं। अनिल विज बता रहे थे कि पंजाब हरियाणा का जब विभाजन हुआ था तब जहां अंबाला खड़ा था, उसके बाद कोई काम ही नहीं हुआ था। उसको अनिल विज का इंतजार करना पड़ा, मनोहर लाल खट्टर जी का इंतजार करना पड़ा, कमल के निशान का इंतजार करना पड़ा। यह बात हमको समझनी चाहिए और इसलिए यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग काम करने वाले हैं उनको काम दो, और जो आराम करने वाले हैं उनको आराम दो। इसकी भी हमको चिंता करनी चाहिए। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के असम दौरे पर है। सोमवार को गृह मंत्री शाह सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ सबसे पहले गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद दोनों नेता मनकाचर BOP पहुंचे, जहां उन्होंने BSF अधिकारियों से बातचीत की। इसके बाद शाह के साथ सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने तामुलपुर में भूमि पूजन भी किया। इस दौरान शाह ने जनता से कई खास बातें भी कही। समृद्ध बोडोलैंड के, आत्मनिर्भर बोडोलैंड के लक्ष्य की ओर पहुंचेगा। मित्रों, आज यहां पर केंद्रीय कर्मशाला एवं स्टोर दूसरा इसकी स्थापना हुई है और आज असम में उसकी स्थापना होगी, बोडो क्षेत्र में उसकी स्थापना होगी। तो केंद्रीय सशस्त्र बल, CRPF, CISF, SSB, ITBP और भी बल, इस सब के
हथियारों की मरम्मत और आपूर्ति का काम असम से ही होगा, जिससे असम की सुरक्षा और सुनिश्चित हो जाएगी। इसके लिए हमें भूमि की जरूरत थी। मैं भाई हेमंत विश्व शर्मा का धन्यवाद करना चाहता हूं कि 50 एकड़ भूमि हेमंत विश्व शर्मा और प्रमोद बोरो ने बीएसएफ को दिया है। मैं आज कहकर जाता हूं, यहां पर जल्द से जल्द यहां कामकाज शुरू हो जाएगा और पूरे पूर्वी भारत को सुरक्षित करने में इससे हमें बहुत मदद मिलेगी। मित्रों, आज लगभग टेकनपुर से इकोतर के बाद ये दूसरी कर्मशाला बन रही है। लगभग 50 करोड़ रुपया यही जगह पर, यही क्षेत्र के अंदर इन्वेस्ट होने वाला है। दक्षिण बंगाल, उत्तर बंगाल, गुवाहाटी, शिलोंग, मणिपुर, कछार और त्रिपुरा फ्रंटियर को यहीं से शस्त्र और गोला बारूद की आपूर्ति भी होगी और उनकी मरम्मत भी यही करने का काम होगा। इससे लगभग 25 करोड़ रुपए की बचत होने वाली है। भाइयों बहनों, इससे यहां पर रोजगारी भी बढ़ेगी। इसके साथ साथ आज यहां पर एक दूसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम हाथ में लिया है। खादी और ग्राम उद्योग आयोग उसके उत्पादों को एक साथ हम 107 पैरामिलिट्री की कैंटीनों में उपलब्ध कराएंगे। मित्रों, खादी ग्राम उद्योग बोर्ड, खादी ग्राम उद्योग आयोग न केवल ग्रामीण विकास के लिए काम करता है, खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का मतलब है देश के हर बेरोजगार को रोजगारी देने के लिए का एक प्रयास। और आज यहां पर उनके चेयरमैन साहब बैठे हैं। मैं लगातार इनके पीछे रहता हूं क्योंकि मैं बचपन से मानता हूं कि खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की गतिविधियों में ही देश की बेरोजगारी की समस्या का बहुत बड़ा समाधान है। और आज मुझे आनंद है, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद खादी ग्राम उद्योग बोर्ड को, बोर्ड के टर्नओवर में 248%, करीब 250% की वृद्धि हुई है और उनका कुल टर्नओवर 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया है। मित्रों, 1 लाख करोड़। खादी और ग्राम उद्योग आयोग अगर 1 लाख करोड़ का टर्नओवर करता है तो देश के करोड़ों लोगों को रोजगारी मिलती है। और मैं आज यहां पर सक्सेना जी आए हैं, उनको जरूर कहना चाहूंगा, हनी मिशन के लिए हमारा ये बोडोलैंड सक्सेना जी बहुत उपयुक्त क्षेत्र है। आसाम बहुत उपयुक्त क्षेत्र है। आसाम की ये जो ग्रीनरी है, हरियाली है, वो हनी मिशन के लिए बहुत अनुकूल है। आपने इसको कॉन्सेंट्रेट कर बोडोलैंड के अंदर हर किसान को हनी मिशन के साथ जोड़कर मधुमक्खी पालन के साथ इसको इनकी इनकम बढ़े, इस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। कुम्हार सशक्तिकरण, हनी मिशन, अगरबत्ती निर्माण, कृषि आधारित प्रोसेसिंग यूनिट, कागज उद्योग, फुटवेयर डिजाइन, टर्नवुड क्राफ्ट, लकड़ी और फर्नीचर के सामान, ये सारे क्षेत्र के लिए ये बोडोलैंड हमारा बहुत उपयुक्त जगह है। देश में कोरोना लगातार अपनी जड़ें मजबूत करता जा रहा है। संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते कुछ दिनों से हर रोज 3000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3207 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 3410 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। तो वहीं
29 लोगों की पिछले 24 घंटों में कोरोना के चलते मौत हो गई है। देश में अभी भी कोरोना के 20,403 सक्रिय मामले हैं। देश में कोरोना टीकाकरण अभियान जोरों शोरों से चल रहा है। कोरोना से अभी तक 5,24,093 लोगों की मौत हो गई है। पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में 23 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्यों में अब तक कोरोना के कुल 7,59,905 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि राहत भरी बात तो ये है कि पिछले 24 घंटों में कोरोना से राज्य में किसी की मृत्यु नहीं हुई है। राज्य में अभी तक कोरोना से कुल 17,751 लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब में एक्टिव केस की बात की जाए तो ये संख्या 284 है। 23 मरीज कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। तो वहीं तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 68 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। इसके साथ ही तमिलनाडु में कोरोना के एक्टिव केस 478 बचे हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने एक बार फिर आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। आपको बता दें, रविवार को कुलगाम जिले के देवसर इलाके में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां लश्कर-ए-तैयबा संगठन के 2 आतंकवादियों को एक मुठभेड़ के दौरान मार गिराया है। इनमें एक पाकिस्तान का रहने वाला था। ये मुठभेड़ कुलगाम में बुना देवसर से 1.5 किलोमीटर दूर स्थित चयन इलाके में हुई है। यहाँ शनिवार देर रात सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि कुछ आतंकवादियों का मूवमेंट हो रहा है। इस पर भारतीय सेना की एक टुकड़ी और लोकल पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू किया। यहाँ एक घर में आतंकवादियों के छिपे होने का संदेह हुआ। जब सुरक्षा बलों ने घर की चारों तरफ से घेराबंदी की तो आतंकवादियों ने खुद को फंसा देकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान सेना का एक जवान जख्मी भी हो गया। उसे तत्काल अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया गया। सुरक्षा बलों ने सबसे पहले आसपास के नागरिकों को सुरक्षित निकाला। दोनों तरफ से करीब 10 घंटे तक फायरिंग होती रही। बाद में टीम ने घर में घुसकर सर्चिंग की तो पता चला कि 2 आतंकवादी मारे गए हैं। इसके बाद इलाके की गहन तलाशी ली गई। मुठभेड़ क्षेत्र से हथियार और अन्य सामान भी बरामद किया गया है।